हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो जिसमें आज हम जीएसटी के बारे में कंप्लीट डिटेल पढ़ेंगे। जो बच्चे मेरे अकाउंट्स की और टैली प्राइम से रिलेटेड वीडियोस को रेगुलरली वॉच कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। सो टैली प्राइम में जीएसटी करने से पहले हमें कुछ जीएसटी की कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़नी होगी। आज हम उसी सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपके लिए इस वीडियो में बहुत ही ईज़ी मेथड्स में जीएसटी को समझाऊँगा और वो सारी चीज़ें सीखने के बाद आपको टैली प्राइम में जीएसटी की एंट्री करने में काफ़ी एडवांटेजेस मिलेंगी। एक ही वीडियो में आज आप सारा जीएसटी कवर कर लोगे, जितना कि टैली प्राइम के लिए आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो मेरे चैनल्स में अभी नए जुड़े हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको मेरे नए अपडेट्स मिलते रहें। एक ही वीडियो में सारे डाउट आज आपके क्लियर हो जाएँगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि जीएसटी क्या है? जीएसटी की फुल फॉर्म पहले ही लिखी है आपकी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि एक आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। चलते हैं इसके बारे में किस-किस तरीके से लगता है। बेसिकली हमारे पास 2 ही तरह के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। सो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि डायरेक्ट टैक्स में तो ज़्यादा बदलाव नहीं किए हैं, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में बहुत सारे बदलाव किए हैं। वैट के बाद जो जीएसटी आया है, तो इसमें कुछ नई चीज़ें आपके लिए निकल के सामने आई। सो बिफोर स्टार्टिंग द टेली प्राइम or before starting the journal entries on a teleprime software, so you have to learn the basic concepts and the functionality of a GST. चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं आज की वीडियो में कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी कि जीएसटी का कॉन्सेप्ट क्या है। द टैक्स कम इनटू इफेक्ट्स फ्रॉम 1 जुलाई 2017। सो 2017 में ये टैक्स इफेक्ट में आया, जिसकी फुल फॉर्म है आपकी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ध्यान रहे, दो तरह के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स में मैं अभी डिटेल में डिस्कस करूंगा कि क्या क्या चीजें होती है, इनडायरेक्ट में भी मैं डिस्कस करूंगा क्या क्या चीजें होती है। फिलहाल मैं डिस्कस कर रहा हूं कि जीएसटी क्या है। जीएसटी आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, जो कि एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है, जो 1 जुलाई 2017 में इफेक्ट में आया, जो कि कंजप्शन टैक्स भी जिसको बोल सकते हो, यूज्ड इन इंडिया ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। जो गुड्स पर और जो सर्विस पे जो भी हम सप्लाई कर रहे हैं, उस पर ये टैक्स आपका लगता है। ठीक है, इनकम पे नहीं लगता है। ये किस पे लगता है? गुड्स और सर्विसेज पे लगता है। प्लस गवर्नमेंट ने क्या किया है कि गुड्स एंड सर्विसेज आर डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट टैक्स स्लैब। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जो गुड्स हैं जो हमारे पास, ये जो सर्विसेज हैं, उन पर उन टैक्सेस को 5 कैटेगरीज में रखा है। पहला टैक्स है आपका 0%, दूसरा टैक्स है आपका 5%, थर्ड फिर 12, 18 एंड 28। बहुत ही सिंपल मेथड में आज हम इस चीज को समझ लेंगे कि जो वैट के बाद जो जीएसटी के स्लैब्स जो आए, किस तरीके से उनका हमें बेनिफिट्स मिला है अपने लाइक इन प्रोडक्ट या गुड्स एंड सर्विस पे। पहले क्या टैक्स स्ट्रक्चर था, अब क्या टैक्स स्ट्रक्चर है, किस तरीके से बेनिफिट्स मिला है और क्या-क्या चेंजेस आए हैं। आज की वीडियो में बिल्कुल सिंपल तरीके से क्लियर हो जाएगा। देन हाउएवर, जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट, अल्कोहलिक ड्रिंक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी आर नॉट taxed under GST and instead are taxed separately by the individual state government. अभी भी पेट्रोल, डीजल, केमिकल्स या कुछ अल्कोहलिक ड्रिंक या इलेक्ट्रिसिटी, इन चीजों को जीएसटी से बाहर रखा हुआ है, क्योंकि इन पर टैक्स रेट ज्यादा होने की वजह से अभी इनको जीएसटी में लाया नहीं गया है। क्योंकि जीएसटी के अंदर मैक्सिमम हम 28% तक ही टैक्स लगा सकते हैं, जबकि इन चीजों पे टैक्स रेट अभी ज्यादा है। बाकी आगे संभावनाएं हैं कि ये चीजें भी जीएसटी में आ जाए। नाउ देयर इज अ स्पेशल रेट ऑफ 0.25% on rough precious and semi precious stone and 3% on gold. सो गोल्ड पर 3% जीएसटी लगता है, जबकि जो आपका रफ प्रीसियस होता है, जो स्क्रैप होता है, उस पर आपका 0.25% का जीएसटी लगता है। तो कुल मिला के गोल्ड पर 3%, स्क्रैप पे 0.25% और नॉर्मल जो टैक्स रेट है 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28।
गवर्नमेंट ने हर एक गुड्स को एक स्पेसिफिक टैक्स रेट में रखा है। वो चीजें आपको डे टू डे जब आप टैली के साथ फेमिलियर होगे तो आपको ये सारी चीजें आ जाएंगी। देन फिर क्या हुआ कि कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी में क्या क्या चीजें जोड़ी गई। पहला आया है एचएसएन कोड। एचएसएन कोड क्या होता है जीएसटी में? इट वाज ओरिजिनली यूजिंग 6 डिजिट एचएसएन कोड टू क्लासिफाई कमोडिटीज फॉर कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज। सो होता क्या है कि जिस गुड्स की हम परचेस या सेल्स कर रहे हैं, तो जीएसटी में जो जीएसटी रेट जो हम उस पे लगाते हैं, तो जीएसटी जो गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन जारी करी है, उसमें ये बताया हुआ है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे इतना परसेंट जीएसटी लगेगा। लेकिन वो जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के नाम से हम कभी नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि इसमें कितना परसेंट जीएसटी लगेगा। तो उस प्रोडक्ट का एक एचएसएन कोड दिया होता है, वो एचएसएन कोड हमें टैली में फिल करना होता है। सो ये एचएसएन कोड आपका लाइक टैक्स को आइडेंटिफाई या उस कमोडिटी को पहचानने में आपकी मदद करता है, और इसी से जीएसटी रिटर्न वगैरह में हमें बेनिफिट मिलता है और वो प्रॉपर तरीके से हो पाता है। नाउ ई-वे बिल। सो ई-वे बिल क्या है? एन ई-वे बिल इज एन इलेक्ट्रॉनिक परमिट फॉर शिपिंग गुड्स एनी अदर सिमिलर टू अ वे बिल। मतलब आप जब कोई अपनी एक चीज एक जगह से दूसरी जगह पर शिप करते हो, देन आपको ई-वे बिल जनरेट कराना है, एक टैक्स देना है एक अलग से। It was made compulsory for interstate transport of goods from 1st June 2018। जब जीएसटी लागू हुआ उस समय पे ई वे बिल नहीं लगाया गया, लेकिन जीएसटी इंप्लीमेंट होने के बाद 1 जून 2018 में आपका ई वे बिल इंप्लीमेंट कर दिया गया। इट इज रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड फॉर एवरी इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स। देखिए, जब भी आपको एक स्टॉक्स को या एक गुड्स को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब आप लेकर जाओगे, तो आपको एक ई-वे बिल जनरेट करना होगा। एक ये एक टैक्स आपको मतलब वो जो चीज़ आप लेके जा रहे हो पूरा ब्यौरा उसमें दिया जाता है। क्या-क्या चीज़ें हैं, कितना उसका लाइक प्राइस है, वो सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग आपको एक टैक्स पे करना होता है। प्लस अगर आप इंटर स्टेट का मतलब है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। अगर आप ऐसा नहीं करते, अगर आप अगर इन अपने इन स्टेट में ही अगर लाइक सेल कर रहे हो, लेकिन उसमें इन स्टेट में भी कुछ कंडीशन रखी गई हैं। लाइक इंटर स्टेट में तो समझ में आया, जबकि बियॉन्ड 10 किलोमीटर 6.2 लाइक मील, अगर आप लाइक 6.2 मील अगर आप अपने लाइक इंटर स्टेट में ही काम कर रहे हो, नोट लाइक बाहर किसी स्टेट में नहीं जा रहे, अगर आप अपने स्टेट में ही हो, या जो डिस्टेंस रखा गया है वो 6.2 मील का है, अगर इतने मील के डिस्टेंस पे आप कोई गुड्स लेकर जा रहे हो, तो भी आपको ई-वे बिल जनरेट करना है। प्लस इसमें किलोमीटर के साथ-साथ ये भी रखा गया है कि 50,000 का वो गुड्स की लाइक प्राइस मनी हो, या उसका जो लाइक जो प्राइस हो वो 50,000 हो। मतलब 50,000 की गुड्स और 6.2 मील का डिस्टेंस अगर है, सो आपको ई-वे बिल देना है। ठीक है? जब भी हम कहते हैं कि एक ट्रक से कोई चीज़ लोड होके कहीं और जा रही है। चलिए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हम बिफोर द जीएसटी, जीएसटी से पहले हमारे लाइक इंडिया गवर्नमेंट्स में कौन-कौन से टैक्स मौजूद थे। तो टैक्स को 2 चीज़ों में डिवाइड किया गया है, पहला आपका डायरेक्ट, दूसरा आपका इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स में आपके पास इनकम टैक्स या फिर आपके पास वेल्थ टैक्स होती है, जिसको हम हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह बोलते हैं। देन दूसरे में आपके पास है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में आपके पास सेंट्रल टैक्स आता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, और स्टेट टैक्स आता है जो राज्य सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। तो पहले क्या होता था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो अपनी एक एक्साइज ड्यूटी लगाती थी, जो चीज हम बनाते हैं उस पर जो एक्साइज ड्यूटी लगती है। देन फिर एक सर्विस टैक्स लगाती थी, देन फिर एक कस्टम ड्यूटी लगाती थी। तो 3 तरह के टैक्स पहले सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार वस्तुओं पर लगाती थी, जो गुड्स पर लगाती थी। राज्य सरकारें अपने हिसाब से लगाती थी, वैट लगाती थी, एंट्री टैक्स लगाती थी, लग्जरी टैक्स था आपका, लॉटरी पर अलग टैक्स था। तो राज्य सरकार अपने हिसाब से टैक्स लगाती थी, और केंद्र सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से टैक्स लगाती थी। इस केसेस में क्या था कि ज्यादातर स्टेट्स में सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स तो एक था, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स अलग-अलग स्टेट्स में अलग-अलग था। जिससे हर प्रोडक्ट की जो कॉस्ट थी,
हर स्टेट में वेरी करती थी। लाइक टेक एन एग्जांपल, अगर मैं एक कोल्ड ड्रिंक यहाँ पर पी रहा हूँ लाइक 20 रुपीज़ की, तो वो किसी स्टेट में शायद 22 की होगी, किसी अदर स्टेट में वो 18 की होगी या 19 की होगी। तो वो सब चीज़ें जो था वो टैक्स रेट में थोड़ा-सा बैलेंस था, जिस वज़ह से दिक्कत थी। प्लस प्रॉब्लम एक ये भी थी कि जो एक बिज़नेसमैन था, उसको अलग-अलग जीएसटी रिटर्न करना होता था। अलग-अलग उसको लाइक जिसका हम कहें कि जैसे जीएसटी का नंबर लेना होता था, तो अलग उसको सेंट्रल गवर्नमेंट का देखना होता था, स्टेट गवर्नमेंट का देखना होता था, वैट रिटर्न करना होता था, सर्विस टैक्स रिटर्न करना होता था। उधर फिर वो आता था लाइक एक्साइज़ ड्यूटी का ऑफिसर चेकिंग करने, इधर आपका वैट तो दैट मीन इंस्पेक्शन भी ज़्यादा थे, रिटर्न्स भी ज़्यादा थे, हेडेक ज़्यादा थी, प्लस रेट भी बढ़ रहा था, क्योंकि टैक्स के ऊपर टैक्स लग पाता था। तो इस सारे स्ट्रक्चर को गवर्नमेंट ने इनडायरेक्ट टैक्स को क्या किया, हटा दिया। भई देखो जितना ज़्यादा ऑडिट होगा, जितना ज़्यादा इंस्पेक्शंस होगा, तो उसमें क्या होगा, चीज़ें आएँगी, ज़्यादा कमियाँ निकलेंगी, तो वहाँ पे थोड़ा-सा करप्शंस भी के भी चांसेस हो सकते थे। नाउ फिर क्या किया, इसमें से इस टैक्स स्ट्रक्चर को बदला गया। तो केवल जो चेंजेस हुए वो हुए इनडायरेक्ट टैक्स में। अब क्या हुआ, हमारे पास जो प्रोपोज़्ड टैक्स स्ट्रक्चर है इंडिया में, वो है आपका टैक्स में पहला है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा है आपके पास इनडायरेक्ट टैक्स। लेकिन इसमें इनडायरेक्ट टैक्स में गवर्नमेंट ने लाइक कस्टम ड्यूटी को नहीं छेड़ा। बाकी डायरेक्ट बिल्कुल सेम रहा, इनकम पे जो टैक्स लग रहा है वो एक अलग पार्ट हुआ। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, यहाँ 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया और सारा टेक ओवर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिया। कहा कि अब हम 2 तरीके से टैक्स लगाएँगे। पहला होगा इंट्रा स्टेट, कि अपने ही राज्य में जो चीज़ आप परचेज़ सेल्स करोगे, जो गुड्स आप परचेज़ सेल्स करोगे, उस पर 2 तरह के टैक्स लगेंगे। पहला एक लगेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, एक लगेगा आपका स्टेट गवर्नमेंट का। मतलब टैक्स तो एक ही लगेगा, लेकिन उसके 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा वो टैक्स। मान लीजिए आपने 18% जीएसटी लगा दिया, तो 9% उसमें जो रेशियो हुआ वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हुआ और 9% रेशियो आपका स्टेट गवर्नमेंट का हुआ। लेकिन ये सारी रिस्पांसिबिलिटी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की है और सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन के बिना कोई भी स्टेट जीएसटी में कोई चेंजेस नहीं कर सकता। जो भी चेंजेस करेंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी। और ऑल ओवर द इंडिया सभी जगह ये सारा इम्प्लीमेंट कर दिया गया। कुछ स्टेट्स थे जिनमें ये अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, जैसे जम्मू कश्मीर की साइड, तो वहां पर भी ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट कर दी गई। देन फिर बात आती है इंटर स्टेट की। इंटर स्टेट का मतलब है जब आप कोई चीज एक राज्य से, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में परचेस या सेल्स कर रहे हो, देन वहां पर आपको आईजीएसटी लगता है। आईजीएसटी आपकी वही सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। सो इस तरीके से यहाँ पर जो टैक्स है हमारा 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ। पहला इंट्रा स्टेट, दूसरा आपका इंटर स्टेट। इंटर स्टेट के 2 पार्ट हुए और इंटर स्टेट के आपका एक। तो केवल एक ही जीएसटी का नंबर लेना है। जीएसटी ही मुझे रिटर्न करना है, ना मुझे एक्साइज ड्यूटी के झंझट में पड़ना, ना सर्विस टैक्स के झंझट में पड़ना, ना किसी लग्जरी टैक्स। अदर बहुत सारे ऐसे टैक्स थे जो कि एक बिज़नेसमैन को काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस लाते थे उसके ऑर्गेनाइजेशन में कि भाई अब ये है, ये रिटर्न करना है, ये फाइल करना है, ये इंस्पेक्शन वाला आ रहा है, ये अफ़सर आ रहा है, ये इसका सुनना है। तो वो सब चीज़ें होती थी, अब केवल एक जीएसटी है। तो पहले से थोड़ा सिम्प्लीफाई तो हुआ है, इस बात में तो कोई गारंटी नहीं है। प्लस टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगता। जैसे कोई चीज़ आपने ₹100 में खरीदी, उस पे टैक्स लग गया। देन फिर वो वैल्यू एडिट करके फिर टैक्स को भी आगे ऐड कर रहा था अपना। वो चीज़ें भी थोड़ी काफ़ी हद तक कम हुई। सो ये बदलाव आपका आया है जीएसटी के बाद। ये समझना बहुत ज़रूरी है। बस ये आपको इसमें ध्यान रखना है, कस्टम ड्यूटी को इसमें नहीं इंक्लूड किया गया। वो एज़ इट इज़ वैसे ही है। प्लस कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो केमिकल हैं, इस तरह के जब पेट्रोल, डीज़ल से उनको जीएसटी में नहीं रखा गया, क्योंकि वही चीज़ जीएसटी में रखी गई है, जो 28% तक के टैक्स स्लैब में आ सकती है। नाउ अगर देखा जाए, मैं बात करूँ सीजीएसटी ने क्या-क्या रिप्लेसमेंट किए हैं। सीजीएसटी पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का था, इसमें हमने क्या किया है यहाँ पर लाइक सेंट्रल एक्साइज़ और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी रिप्लेस करी है। देन एडिशनल ड्यूटीज थी आपकी कस्टम जिसमें था। देन आपका सर्विस टैक्स था। देन सरचार्ज था या एजुकेशन सेस थे। ये सारे के सारे आपके बदल गए। इसकी जगह सीजीएसटी आ गया। नाउ एसजीएसटी में क्या हुआ, जो राज्य सरकारें लगाती थी, देखो राज्य सरकार देखो कितने बड़े टैक्स कितने लगा रही है।
वैट लगा रही है, एंटरटेनमेंट टैक्स लगा रही है, लग्जरी टैक्स या लॉटरी टैक्स लग रहा है, एंट्री टैक्स लग रहा है जो बॉर्डर पे है, परचेस पे टैक्स लग रहा है, स्टैंप ड्यूटी लग रही है, गुड्स एंड पैसेंजर पे टैक्स लग रहा है, व्हीकल पे टैक्स लग रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पे टैक्स लग रहा है, बैंकिंग पे, रिटेल पे, इतने सारे टैक्स लगाती है राज्य सरकारें, जब भी तो सरकारें चलती हैं। तो इन सभी चीज को रिप्लेस करके आ गया आपका क्या, एसजीएसटी। ये हेडेक खत्म हो गई सारी। प्लस आईजीएसटी में क्या हुआ हमारा, ये आपका इंटर स्टेट से रिलेटेड आ गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जब हम एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई चीजें सेल करेंगे, तब उस समय पर या परचेस करेंगे, उस समय पे हम आईजीएसटी को मेंटेन। सो ये कुछ मोटे से बदलाव आपके इसमें से आए हैं, जो काफी ज्यादा इफेक्टिव रहे हैं हमारे जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ फिर बात आती है जो जीएसटी का जो नंबर होता है, जीएसटी के लिए हमें रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जिसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड और कुछ हमें अपने फर्म्स की कुछ डिटेल्स चाहिए होती है। तो देखा जाए तो जीएसटी का जो नंबर है, पहले जो डिजिट्स होती हैं, दो डिजिट्स, ये आपके स्टेट कोड को रिप्रेजेंट करती है, राज्य को, जैसे यूपी है, एमपी है, कौन सा राज्य है। देन फिर आपके पास ये जो 5 डिजिट्स होती हैं स्टार्टिंग की, और ये आपके 5 डिजिट जो एंड की हैं, ये आपके पैन कार्ड नंबर को शो करती हैं। मतलब स्टार्टिंग में 5 अल्फाबेट आने चाहिए, 4 न्यूमेरिक आनी चाहिए, देन फिर से एक अल्फाबेट आना चाहिए। देन फिर एक आपका एक एंट्री नंबर होता है, जिसको पैन कार्ड होल्ड या स्टेट के हिसाब से दिया जाता है। देन फिर एक डिफॉल्ट नंबर इसमें रखा जाता है, कोई भी एक अल्फाबेट्स। देन फिर एक कोई भी चेकसम नंबर इसमें लगा दिया जाता है। तो देखा जाए तो कुल मिलाकर पहला स्टेट कोड है, दूसरा आपका पैन कार्ड है, और फिर ये नंबर्स आपके वेरी करते हैं। ये आपका जीएसटी नंबर। तो कुल मिला के आपका 10 डिजिट्स तो ये हुआ पैन कार्ड, 2 ये हुआ, 12, 13, 14 और 15 डिजिट्स का आपका जीएसटी नंबर। नाउ अब जीएसटी जो हम मेंटेन कर लेते हैं, या जीएसटी जो हम कलेक्ट करते हैं, सपोज करो मैंने सेल किया या मैंने परचेस किया, तो मेरे पास जीएसटी आ गया, या मैंने किसी को जीएसटी दे दिया। अब वो जीएसटी सरकार को पे करना होता है, गवर्नमेंट को उसका टैक्स रिटर्न करना होता है। उस टैक्स को रिटर्न करना ही जीएसटी रिटर्न होता है, जीएसटी आर। लेकिन इस जीएसटी रिटर्न में कुछ जो इंपोर्टेंट जीएसटी रिटर्न है, मैं आज उसको लेकर आया हूं, जैसे जीएसटीआर 1। सो जीएसटीआर 1 क्या है, मतलब जो हमने टैक्स कलेक्ट करना था वो सरकार को देना होता है, उसी तरीके से जीएसटी है। चलिए पढ़ते हैं। सो जीएसटीआर 1 इज द रिटर्न टू बी फर्निश्ड फॉर रिपोर्टिंग डिटेल ऑफ ऑल आउटवर्ड सप्लाई, मतलब जो आप इनवर्ड आना, आउटवर्ड सेल्स, सेल जो आप कर रहे हो, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस मेड, जो भी आप गुड्स या सर्विसेज सेल कर रहे हो या सर्व कर रहे हो, उस पर ये जीएसटी आर 1 लगेगा। इन अदर वर्ड इट कंटेन द इनवॉइसेस एंड डेबिट एंड क्रेडिट नोट, मतलब परचेस रिटर्न जो होता है आपका, या सेल्स रिटर्न जैसे मैंने बताए थे वहां पे आपको, देन नोट्स रेज ऑन द सेल्स ट्रांजेक्शन फॉर द टैक्स पीरियड। तो कुल मिला के एक वर्ड आपको ध्यान रखना है कि जो जीएसटी जो है, जीएसटीआर 1 जो है, वो आपका सेल्स पे लगेगा। तो यहां लिखा भी है जीएसटीआर 1 रिटर्न द रिपोर्टिंग एंड आउटवर्ड सप्लाई, किस पर, रिटर्न ऑफ सेल्स पर। ट्रांजेक्शन मेड ऑन द प्रीवियस मंथ ऑफ द बिजनेस अंडर सेल्स विल बी फाइल्ड। तो इसकी ड्यू डेट भी होती है, मतलब आपने सेल कर दिया, भैया आपने कहा कि मैंने सर एक मोबाइल सेल कर दिया 10,000 रुपए का। सो 10,000 रुपए पे आपने जीएसटी लगा दी। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 11,800 रुपए आपने ले लिए। अब जो 1,800 रुपए आपने उस पे टैक्स के लिए हैं, वो आपको सरकार को देना है अगले महीने की 11 तारीख तक। मतलब होती तो 10 डेज है, लेकिन 11 तक। तो 11th ऑफ द एवरी मंथ, हर महीने की 11 तारीख तक आपको वो जो टैक्स आपने कलेक्ट किया है सेल्स करने पर, किसने, जो कि कंपनी का ओनर है, उसको ये टैक्स सरकार को पे करना होता है, जीएसटी रिटर्न करना होता है। अगर इस टैक्स को हम रिटर्न नहीं करते, तो पेनल्टी लगती है 200 रुपए पर डे ऑफ डिले। मतलब पर डे के हिसाब से 200 रुपए लगते चले जाएंगे। 10 दिन हो गए तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिएगा, सर 2,000। इसमें 100 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चले जाते हैं, और 100 रुपए इसमें स्टेट गवर्नमेंट के पास चले जाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये चीजें। एक बार जिसने अकाउंटिंग में स्टार्टअप किया, मेरी वॉचिंग कर रहा है पूरी प्रॉपर
लाइक एक्सरसाइज कोर्स जो चैनल्स को प्रॉपर तरीके से वीडियो को अपडेट ले रहा है, पढ़ रहा है, सो डेफिनेटली उनको टैली में सिखा दूंगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है। बट कोई भी चीज स्किप ना करें, प्रॉपर तरीके से पढ़ें, जैसे मैं प्रॉपर तरीके से ये सीरीज बना रहा हूँ, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है, इसमें समझ में सब आता है। इस एजुकेशन में जो मेरा एक्सपीरियंस है, आईटी में समझ में सब आएगा, जैसे आप वॉचिंग कर रहे हो। लेकिन जब करने बैठो, करने हो नहीं पाएगा अगर आपको प्रैक्टिकली साउंड नॉलेज नहीं है। यही सबसे बड़ी कमी है आईटी सेक्टर में, कि हवा-हवाई बातें यहाँ कम होंगी, यहाँ प्रैक्टिकल बातें ज़्यादा होंगी। So if you have a knowledge how to calculate the GSTR1, so let practice on the tally and prove your knowledge on a computers. So that is a challenging question. So GSTR1 जो हमारा है, वो इसी बात पे है कि जब हम सेल करते हैं तो सेल्स करने पे टैक्स आ जाता है, टैक्स हमें सरकार को पे करना होता है, और टैक्स वही कलेक्ट करता है जो रजिस्टर्ड डीलर्स वगैरह हमारे, जिसके पास जीएसटी नंबर। फिर नेक्स्ट बात आती है GSTR2 की। GSTR2 is currently a suspended GST return that apply to registered buyer to report the inward supplier of goods and service। मतलब जो परचेस कर रहा है, ठीक है भाई, मैंने कहा कि मैंने सर एक लैपटॉप खरीदा, परचेस किया, तो उस लैपटॉप पे मैंने एक जीएसटी दे दी दुकानदार को या जिसे भी बिजनेसमैन का, जिसको भी। सो मैंने जो टैक्स उसको दे दिया, तो वो बोलते हैं कि GSTR2 अब फाइल कर दिया, इनवर्ड and services purchase made during tax period. So GSTR2 is the return of also or reporting represent return of inward supply, return of purchase made by you। जो भी आपने परचेस किया, सिंपल शब्दों में, GSTR1 सेल्स में, GSTR2 परचेस में। सो परचेस जब आपने किया है तो आपने कोई टैक्स पे किया है। सो ड्यू डेट 15 ऑफ एवरी मंथ, नहीं करते तो करंटली सस्पेंडेड आपका हो जाता है जीएसटी रिटर्न, या पेनल्टी नहीं, बस सस्पेंड होगा। इसकी जो ड्यू डेट है वो 15 ऑफ एवरी मंथ है। मतलब GSTR1 फाइल कर दिया, उसके मतलब फिर आपको 3-4 दिन मिल जाते हैं। फिर आप GSTR2 पर जाइए कि सर सेल जितना किया, सेल करा था, मान लीजिए मेरे पास फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ 10,000 का जीएसटी आ गया। अब मैंने परचेस कर रखा है 5,000 रुपए का, तो मैंने भी तो जीएसटी दिया हुआ है, तो मुझे अब इसका सेट ऑफ करना है। वो सेट ऑफ किससे करते हैं हम? फिर आ जाता है जीएसटीआर 3B। जीएसटीआर 3B इज मंथली सेल्फ डिक्लेरेशन टू बी फाइल्ड फॉर फर्निशिंग समराइज डिटेल ऑफ ऑल आउटवर्ड सप्लाई। मतलब कितना सेल हुआ है वो। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम टैक्स लायबिलिटी असर्टेन एंड टैक्स पेड। तो ये इनपुट टैक्स क्लेम करने के काम में ज्यादा आता है। मतलब मैं फॉर एग्जांपल वही बात करूंगा कि मैंने सेल किया है, सपोज करो 10,000 का, या 10,000 का मैंने जीएसटी कलेक्ट कर लिया, और मैंने खुद कुछ चीजें खरीदी हुई थी, उस पर मैंने 5,000 रुपए का जीएसटी दिया हुआ है। तो जब मैं सरकार को जीएसटी का ब्यौरा दूंगा, तो मैं कहूंगा देखो भाई, मैंने 5,000 का जीएसटी भर रखा है, और उधर मैंने 10,000 का जीएसटी लिया है कस्टमर से जो सर उनको चीजें बेची हैं। तो इस 10,000 में से ये 5,000 रुपए माइनस करके मैं 5,000 रुपए का ही आप मुझसे टैक्स कलेक्ट करना। तो वो जो जीएसटी जो सेटअप होता है वो आपका जीएसटीआर 3B में आ जाता है। ठीक है, तो ये फायदा मिल गया हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट का, कि जो टैक्स मैंने दिया है, जो बिजनेसमैन ने टैक्स पे कर रखा है, वो सरकार उसको बाद में रिफंड कर देती है। तो GSTR 3B is the return of tax payment, summary return of inward and outward supply. If any taxpayer tend to fill GST, they must file the GSTR 3B। तो GSTR 1 के बाद अगर GSTR 2 है तो ठीक है, नहीं तो GSTR 3B में आप पहुंच जाओगे। तो GSTR 3B में जब आए, जब आपने कोई परचेज, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट आप तभी लोगे जब आप एक रजिस्टर्ड डीलर हो और आपने कोई चीज परचेज की है और जीएसटी दे रखा है, सो वो जीएसटी आपको रिफंड हो जाएगा। इसकी जो ड्यू डेट्स होती हैं वो देखिए आपकी 20 तारीख है। पहले जीएसटीआर 1 हो गया, फिर जीएसटीआर 2 हो गया 15, फिर जीएसटीआर 3B हो गया कितना, 20 तारीख। इसमें पेनल्टी ज्यादा है, इसमें 500 रुपीज 500 पर रिटर्न, सो 250 फॉर ई सीजीएसटी एंड एचजीएसटी।
तो ये आपका रहा मोटा-मोटा सा कि जीएसटीआर 1 सेल, जीएसटीआर 2 परचेज़, जीएसटीआर 3 भी आपका इन दोनों का एडजस्टमेंट। अगर आपको मान लीजिए परचेज़ और सेल्स का जो माइनस करने के बाद जो टैक्स आता है, वो टैक्स का आपको वापस मिल जाना। इसमें और भी ज़्यादा डिटेल है, वो मैं अभी नहीं जाऊँगा इस वीडियो में कि सपोज़ कीजिए आपने लाइक अगर सीजीएसटी है, तो सीजीएसटी को सीजीएसटी से सेट ऑफ करना है, एसजीएसटी को एसजीएसटी से सेट ऑफ करना है, वो सब चीज़ें हम टैली के साथ डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल एक ओवरव्यू मैंने आपको इसमें प्रोवाइड कर दिया जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2, जीएसटीआर 3। जीएसटी को फाइल करना पड़ता है, जिसको ये बोलते हैं जीएसटी को रिटर्न करना। टैली में जो मैं आपके सामने जो एक्सरसाइज लेकर आऊँगा, उसका लुक कुछ इस तरीके से होगा। टैली में ये बाले पहले से बने हुए मिलेंगे जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2, जीएसटीआर 3 भी, ई-वे बिल। सो इनके बारे में हमने थोड़ा-थोड़ा सबके बारे में डिटेल में पढ़ लिया है कि जीएसटी क्या था, इनडायरेक्ट टैक्स है आपका, इनडायरेक्ट टैक्स में बदलाव क्या-क्या हुए, पहले टैक्स क्या था, अब टैक्स क्या है, इंटर स्टेट टैक्स क्या होता है, इंट्रा स्टेट टैक्स क्या है, आईजीएसटी क्या है, सीजीएसटी क्या है, एचजीएसटी क्या है, ये हमने पढ़ा। देन फिर ये पढ़ा एचएसएन कोड क्या होता है, फिर हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस करी। फिर टैली में भी हम इसको डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में मैंने आपको जीएसटी के बारे में बताया क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था बच्चों। क्योंकि जब मैं टैली की एक्सरसाइज या कुछ प्रैक्टिकल काम करूँगा, सो बिफोर स्टार्टिंग द जर्नल एंट्रीज, बिफोर स्टार्टिंग द वर्क related to the GST on a Tally Prime, so you should have a basic knowledge regarding या about the GST. सो इस पूरी वीडियो में आपको ये सारी चीजें प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई हैं। आई होप आप इस सब चीजों को डिटेल में पढ़ोगे और अगली वीडियो आने से पहले ये अपनी नॉलेज को अपडेट कर लोगे। किसी को ये चीजें अगर थोड़ी क्लियर नहीं हो तो इस वीडियो को कई बार देखें, समझें कि जीएसटी क्या है, जीएसटी कब से लागू हुआ, क्या कॉन्सेप्ट है, एचएसएन कोड किसको कहा जाता है, ई-वे बिल क्या है, पहले जीएसटी क्या था, कौन-कौन से टैक्स लगते थे, अब कितने तरह के टैक्स हैं, जीएसटी को फर्दर कैसे स्प्लिट किया जाता है, वो सारी चीज़ कई बार पढ़ें। जीएसटी नंबर कितने डिजिट्स का होता है, जीएसटीआर 1 क्या है, जीएसटीआर 2 और जीएसटीआर 3। ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद देन अगली वीडियो में मैं आपको टैली पर किस तरीके से जीएसटी से रिलेटेड काम किया जाता है, वो सारी वीडियोज़ हम वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, एक नए कंटेंट के साथ, जिसमें हम टैली प्राइम पर ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। टैली प्राइम पर ये चीज़ें करना बहुत आसान होगा। सो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।